Hello dear students, once again welcome to my YouTube channel Commerce Classes by BJ. So in this video we are going to cover the last part of our banking system जिसकी स्टार्टिंग हम लोग करने जा रहे हैं अबाउट द सेंट्रल बैंक। बेटा देखो, मैंने आप लोगों को बहुत सारी चीजें कमर्शियल बैंक से रिलेटेड बता दी हैं, जिसमें कि आप लोगों को थोड़ा सा ये पता चल चुका है ऑलरेडी कि कमर्शियल बैंक बेसिकली वो बैंक्स हैं जो इकोनॉमी के अंदर प्रॉफिट के लिए काम कर रहे हैं। मतलब ऐसे बैंक्स जिनका कोई दूसरा ऑब्जेक्टिव नहीं है और उनका सोल मोटिव सिर्फ क्या है, प्रॉफिट है। पर अब देखिए, जैसे हम नॉर्मल बात करें, मार्केट होता है, ये मार्केट है सपोज करो, इस मार्केट के अंदर प्रोड्यूसर्स भी होते हैं और कंज्यूमर्स भी होते हैं। तो प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में आपस में क्लैश होने के चांसेस भी होते हैं, जिसको प्रॉपरली मैनेज करने का काम कौन करता है? हमारी गवर्नमेंट करती है, जुडिशरी करती है, जहां पर कोई भी क्लैशेस को सॉर्ट आउट करते हैं। इसी तरह से जैसे हमारे देश को संचालन करने में गवर्नमेंट का और कानून का बहुत बड़ा रोल होता है, वैसे ही हमारी इकोनॉमी है बेटा ये पूरी। अब इस इकोनॉमी के अंदर देयर आर वेरियस कमर्शियल बैंक्स और प्लस दूसरी चीज क्या है कि प्राइवेट वाले बैंक भी हैं और प्लस पब्लिक वाले बैंक भी हैं। मतलब बैंक ऐसे भी हैं जिनको सरकार चला रही है और बैंक ऐसे भी हैं जिनको प्राइवेट सेक्टर चला रहा है। तो अब इस बैंक की कैटेगरी में जब हम आएंगे तो यहां पर इनको मैनेज करने के लिए ये एनॉर्मस बैंक, बहुत सारे मल्टीपल बैंक्स हैं, इन बैंक्स को मैनेज करने के लिए एक पूरी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन भी तो चाहिए। तो एज अ रिजल्ट 1934 में एक एक्ट पास हुआ जिसको हम लोग बोलते हैं आरबीआई एक्ट। और आरबीआई एक्ट के तहत एक बैंक स्टैब्लिश करा गया जिसको हम लोग नाम देते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आई थिंक आप लोगों ने पहले 85 बार इस बैंक का नाम सुना होगा, इतना बड़ा कोई इसमें टॉपिक नहीं है, पर इसके फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली इस बैंक को सेटअप करने के पीछे का काम क्या था कि ये जो बैंक है वो क्या करेगा? कंट्रोल करेगा, रेगुलेट करेगा और मॉनिटर करेगा हमारी इकोनॉमी के एंटायर बैंकिंग सिस्टम को। ठीक है, मतलब अगर कल को बैंकिंग सिस्टम में किसी भी तरह की कोई भी परेशानी होती है तो उस परेशानी से रिलेटेड सारे सॉल्यूशंस जो होंगे वो आरबीआई ही प्रोवाइड करेगा, और हर चीज जो बैंकिंग कम्युनिटी से रिलेटेड है दैट विल बी सोनली डिसाइडेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक स्टैट्यूटरी एपेक्स बॉडी है। स्टैट्यूटरी क्यों? क्योंकि इसको एक सेपरेट एक्ट के तहत बनाया गया है, जो कि पार्लियामेंट में एक एक्ट बनाया, मैंने अभी आप लोगों को बताया 1934 में आरबीआई एक्ट पास हुआ और 1 अप्रैल 1935 से इस बैंक ने अपना काम करना स्टार्ट कर दिया। पर शुरुआत में जब ऐसा होता है ना, किसी को नई नई पावर्स मिलती हैं तो वो बहुत ज्यादा रिजिड होता है, एकदम बहुत ज्यादा कठोर होता है। तो ऐसे ही आरबीआई भी एकदम क्या था, बहुत ज्यादा सख्त था शुरुआत में। पर देखो बेटा, जब हम लोग आईडी पढ़ेंगे, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो उसमें एक टॉपिक आएगा लिबरलाइजेशन, जहां पर मैं आप लोगों को फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स के अंदर बताऊंगा कि आरबीआई ने अपना रोल बाद में मॉडरेट किया है। पहले आरबीआई वाज वेरी रिजिड इन इट्स पॉलिसी और इस वजह से हमारी इकोनॉमी में बहुत सारी परेशानियां थी। व्हेन वी विल डिस्कस अबाउट आईडी तो उसमें मैं आप लोगों को ये सारी चीजें बताऊंगा। अभी लेट अस बिगिन विद द फंक्शंस। तो सबसे पहला जो हमारा इसमें मेन फंक्शन आ जाता है, दैट फंक्शन इज कॉल्ड एज करेंसी अथॉरिटी, या दूसरा नाम इसका बोलूं तो दूसरा नाम है बैंक ऑफ इशू। अब ये क्या है? तो आरबीआई, अब सपोज करिए अगर सरकार सारे बैंक्स को ये अनुमति दे देती कि आप जितना चाहे उतना पैसा छाप सकते हैं और जब आपका मन चाहे वैसे आप नोट्स को प्रिंट कर सकते हैं, तो क्या कोई यूनिफॉर्मिटी होता नोट सर्कुलेशन में? नहीं। और एज अ रिजल्ट 50 तरह की हम लोगों को आए दिन प्रॉब्लम्स फेस करने को मिलती। वो भी बताऊंगा कि सोल अथॉरिटी क्यों रखा गया। पर आपको अभी जानना यह है कि करेंसी अथॉरिटी का मतलब हमारे देश के अंदर जो सिर्फ बैंक को अथॉरिटी है नोट्स को प्रिंट करने की, वो सिर्फ और सिर्फ कौन है? आरबीआई। मतलब अगर गवर्नमेंट के बाद किसी को राइट है, गवर्नमेंट के बाद का मतलब मैं क्यों बोल रहा हूं कि एक्चुअली सारी इकोनॉमी का फाइनेंस डिपार्टमेंट कंट्रोल होता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा जितना भी डिपार्टमेंट चलाया जाता है उसको ऑटोनॉमी होती है कि देश के अंदर पैसे से रिलेटेड सारे डिसीजन वो ले सके। पर क्योंकि यहां पर आरबीआई को रोल दिया गया, तो आप लोग विशेषकर याद रखेंगे कि सिर्फ 1 रुपए के नोट को छोड़कर
₹1 note and all the coins they are printed by the Ministry of Finance. Rest everything, मतलब हमारे देश में जैसे कि ₹2, ₹5, ₹10, ₹20, ₹50, ₹100 and then $200, $500 जितने भी अदर नोट्स हैं, these all notes are printed by sole authority that is called as RBI. मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज द एक्सक्लूसिव राइट ऑफ प्रिंटिंग करेंसी. तो इसमें बड़ी सिंपल सी बात हम लोग समझेंगे. सोल अथॉरिटी क्यों रखा है? क्योंकि हम लोग इसमें यूनिफॉर्मिटी चाहते हैं. हम ये नहीं चाहते कि कोई भी कल को एनॉर्मसली कैसा भी डिसीजन ले ले और उससे हमारी इकोनॉमी में प्रॉब्लम्स आए. तो आरबीआई इज द ओनली आफ्टर द गवर्नमेंट हु इज हैविंग द राइट टू प्रिंट द करेंसी नोट्स. ठीक है. और दूसरी बात क्या होती है कि लोगों का विश्वास भी जीतना है, फेथ भी जीतना है. अगर मैं आप लोगों को एक छोटा सा एग्जांपल दूं, सपोज करिए एक फर्म ए है और एक फर्म बीसीडी लिमिटेड है. ए फर्म में सिर्फ एक ही व्यक्ति है जो आपका नोन है और बीसीडी में 3 है, 1 2 3, जिसमें 1 तो आपका नोन है पर 2 और 3 आपके नोन नहीं है. तो एज ए रिजल्ट अगर आपको एक इंडिविजुअल के बतौर पूछा जाए कि आप ट्रेड इससे करना पसंद करेंगे या इससे, तो हमेशा याद रखें आप लोग ट्रेड आप प्रेफर करेंगे सिंगल पर्सन से, क्योंकि सिंगल पर्सन को कंट्रोल करना, मॉनिटर करना बहुत आसान होता है कंपैरेटिव टू सबके. सेम ऐसे ही गवर्नमेंट को पता है कि अगर मैंने सबको ही पावर्स बांट दी तो अल्टीमेटली उस पावर का मिसयूज होना शुरू हो जाएगा. सो एज अ रिजल्ट गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट उसको कन्फाइंड करके सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑर्गेनाइजेशन के पास रखती है एंड द नेम ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. तो आरबीआई हैज द सोल अथॉरिटी और द सोल राइट्स टू प्रिंट द करेंसी नोट्स इन द इकोनॉमी. और भी बहुत सारे काम करते हैं जो बुक में दे रखे हैं, आप लोग शॉर्ट में पढ़ सकते हैं, बट क्योंकि वी हैव टू वाइंड अप द थिंग्स सूनर आपके एग्जाम से पहले, तो मैं बहुत ज्यादा डिटेल्स में नहीं जा रहा हूं. इसके बावजूद भी अगर आप लोगों को किसी भी कोई भी पॉइंट में कैसी भी प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है तो बेटा आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, उस डाउट को वहीं के वहीं आपका सॉर्ट आउट कर दिया जाएगा. ठीक है. चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं. तो हमारा पहला पॉइंट क्लियर हो गया, दैट इज करेंसी अथॉरिटी और द बैंक ऑफ इशू. और दूसरा अब हम जो पॉइंट पढ़ेंगे दैट इज बैंकर्स टू द गवर्नमेंट. इसका मतलब क्या है? बैंकर्स टू द गवर्नमेंट का मतलब कि आर है वो जैसे हम हैं, सपोज करिए पब्लिक है, हम और आप लोग हैं, हम जितने भी काम अपने बैंक से जैसे भी करवाते हैं, सपोज करिए मेरा जो अकाउंट है वो एसबीआई में है, तो एसबीआई मेरे लिए एज अ पब्लिक जो भी कर रहा होगा या जिस भी तरह की फैसिलिटी मैं एसबीआई से उठा रहा हूँ, वो सेम फैसिलिटीज गवर्नमेंट को कौन प्रोवाइड करेगा? गवर्नमेंट को वो प्रोवाइड करेगा आरबीआई. मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट एज अ बैंकर टू द गवर्नमेंट. पर सिर्फ बैंकर नहीं, आरबीआई 3 रूप में यहां पर काम करता है गवर्नमेंट के लिए. पहले तो वो काम करता है एज अ बैंकर, बड़ी नॉर्मल सी बात. दूसरा वो काम करता है एज एन एजेंट, और तीसरा काम करता है वो एज एन फाइनेंशियल एडवाइजर. अब तीनों के काम क्या है, तीनों की चीजें क्या है, वो आप लोग थोड़ा सा समझ लीजिए. एज अ बैंकर अगर बात करूं तो जितना भी जैसे कि फंड इधर से उधर ट्रांसफर होना है, अकाउंट्स मेंटेन करने हैं, कोई रिसिप्ट होनी है पेमेंट की, कोई लोन लेना है, या मान लीजिए कुछ भी एक्सवाइजेड जो भी नॉर्मल बैंकिंग एक्टिविटी है, अगर वो मैं करना चाहता हूं तो आरबीआई विल फंक्शन एज अ बैंकर टू द गवर्नमेंट. एजेंट के बतौर आरबीआई क्या करेगा? जितना भी सरकार का पैसा है, जिसको हम लोग पब्लिक डेप्ट बोलते हैं, पब्लिक क्योंकि हम लोग ही पब्लिक है और गवर्नमेंट हमारी रिप्रेजेंटेटिव होती है, इसलिए गवर्नमेंट जो पैसा पब्लिक से बोरो करती है उसको पब्लिक डेप्ट बोला जाता है. तो पब्लिक डेप्ट को मैनेज करने का काम भी कौन करेगा? बैंक ही करेगा. और तीसरा एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर आरबीआई विल सजेस्ट टू द गवर्नमेंट कैसे उसको कब क्या करना है, पैसा कहां लगाना है, कहां से निकालना है. तो ये सारी चीजें आरबीआई के लिए क्या साबित होंगी कि आरबीआई इज फंक्शनिंग सेम लाइक अ कमर्शियल बैंक फॉर द गवर्नमेंट. आई होप इट इज क्लियर टू एवरीबडी. 2 पॉइंट समझ में आ गए आप लोगों को. जो हमारा थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट हमको क्या स्टेट कर रहा है? बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर. बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर. अब इसमें समझिए व्हाट इट इज सेइंग. बैंकर्स के लिए बैंक है और बैंकर्स को जितना भी सुपरविजन होगा, बैंकर्स को जितना भी ध्यान रखना होगा, बैंकर्स से रिलेटेड जितना भी काम होगा वो भी कौन करके देगा? आरबीआई ही कर देगा. मतलब अभी जैसे मैंने आपको बताया, पब्लिक के लिए जैसे जो भी कमर्शियल बैंक फंक्शन कर रही हैं, वही सेम फंक्शन आरबीआई कर रहा था किसके लिए? गवर्नमेंट के लिए.
अब वैसे ही वो सारे फंक्शन देगा अदर बैंक्स को। मतलब एसबीआई है, पंजाब नेशनल बैंक है, कैनरा बैंक है, आईडीबीआई है, एचडीएफसी है, अलग अलग तरह के बैंक हैं। तो ये जो बैंक है, ऑल्दो इसमें मैंने दोनों नाम लिखे हैं, पब्लिक सेक्टर के भी और प्राइवेट सेक्टर के भी, पर ये दोनों जो नाम है इसमें आपको ये डिफरेंस नहीं करना, अभी हम इनको कॉमन लेकर चल रहे हैं क्योंकि ये सारे के क्या है, कमर्शियल बैंक। तो अगर किसी भी कमर्शियल बैंक को कोई भी दिक्कत होती है तो वो कहां अप्रोच करता है, वो अप्रोच करता है सेंट्रल बैंक को। तो वहां पर सेंट्रल बैंक आरबीआई कैसे काम करता है, बैंकर्स बैंक के बतौर काम करता है और सुपरवाइजर। याद रखिएगा, सेंट्रल बैंक और आरबीआई एक ही है। पूरे देश का जो सुप्रीम बैंक होता है उसको हर देश में सेंट्रल बैंक ही बोला जाता है, पर क्योंकि वो इंडिया के अंदर है तो इंडिया के अंदर उसका नाम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रख दिया गया। ठीक है बेटा। तो देखिए यहां पे बैंकर्स बैंक के बतौर, पहले तो सुपरवाइजर के बतौर देख लेते हैं कि सुपरवाइजर के बतौर आरबीआई क्या करेगा। आरबीआई यहां पर कंट्रोल करेगा, रेगुलेट करेगा, मॉनिटर करेगा और सारी की सारी एक्टिविटीज पे बैंक की नजर रखेगा कि बैंक कहीं कोई गलती तो नहीं कर रहा। मान लीजिए बैंक का एक्सपेंशन होना है, ब्रांचेस मर्ज होनी है, वाइंड अप होना है, बैंक बंद होना है, कुछ भी एक बड़े डिसीजन है, मतलब इफ एनी मेजर डिसीजन इज टू बी टेकन regarding commercial bank, then that commercial bank has to follow the protocol of central bank. सेंट्रल बैंक के द्वारा ही पूरी तरह से बताया जाएगा सुपरवाइजर के बतौर, क्योंकि सुपरवाइजर का मतलब क्या होता है, सुपर मतलब अबव, एडवाइजर का मतलब हु गिव्स एडवाइस। तो एनीथिंग एंड एवरीथिंग विच अ कमर्शियल बैंक डज इज टोटली अंडर कंट्रोल बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है बेटा। अच्छा, लेकिन अभी बैंकर बैंक की बात खत्म नहीं हुई है। बैंकर्स के लिए भी ये क्या काम करता है, एज अ बैंक काम करता है। अब कैसे काम करता है एज अ बैंकर, वो भी हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो पहले फर्स्ट फंक्शन इसमें लिख रहा है कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व्स। प्रीवियसली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया, लास्ट वीडियो में अगर आप लोगों को याद हो, तो आरबीआई ने एक फिक्स करा था मार्जिन, जहां पर मैंने आप लोगों को बताया था LRR, लीगल रिजर्व रेशो। मतलब हर बार जितना भी पैसा बैंकिंग सिस्टम में आता है उसमें से बैंक एक टुकड़ा कट कर कर किस में डाल रहा था, रिजर्व्स में डाल रहा था, सबको याद होगा। और रिजर्व्स के दो रूप थे, एक SLR और दूसरा CRR। तो आप सभी याद कर ले, जो हमारा बैंकिंग सिस्टम है अगर उसमें SLR की बात करें तो SLR वाला पैसा तो कहां रखा जाता है, SLR वाला पैसा बैंक अपने पास रखती है, लेकिन CRR वाला पैसा कहां दिया जाता है, आरबीआई के पास दिया जाता है। तो जो पहले पॉइंट का नाम हो रहा है कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व्स, इसका मतलब क्या है बेटा, CRR का अमाउंट हमेशा आरबीआई के पास जाता है। आरबीआई एज अ कंट्रोलर उसको अपने पास रख के रखता है ताकि कल को कोई भी दिक्कत हो तो कम से कम आरबीआई आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सके। ठीक है। दूसरा पॉइंट आप लोगों का क्या है, लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। इसका मतलब ये वो मंदिर समझ लीजिए जहां पर जब आप खटखटाने जाएंगे तो ऐसा नहीं होगा कि आपको खाली हाथ लौटाया जाए। इसका मतलब लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट, जब कमर्शियल बैंक फेल हो जाए कि उसको कहीं से भी क्या नहीं हो रहा, पैसा नहीं मिल रहा है। जैसे लास्ट में क्या होता है, इंसान हर जगह ट्राई कर लेता है, फिर वो कहीं मस्जिद जाता है, गुरुद्वारे जाता है, मंदिर जाता है, अलग अलग अपने अपने धर्म के अनुसार अपने रिलीजियस प्लेस पे जाता है, जहां उसकी आखिरी उम्मीद एक भगवान से लगी रहती है, प्रभु से लगी रहती है कि यहां तो मेरा काम हो ही जाएगा। सेम प्रभु मान लीजिए बैंकिंग सिस्टम के लिए आरबीआई को। अगर पैसे की किसी भी बैंक को, कमर्शियल बैंक को शॉर्टेज पड़ रही है या कहीं से भी वो पैसा अरेंज नहीं कर पा रहा, तो वो कहां जाएंगे, आरबीआई पे जाएंगे और 100% एश्योर्ड है कि आरबीआई के पास उनको पैसा मिल ही जाएगा, क्योंकि आपको पता ही है आरबीआई इज द सोल अथॉरिटी टू प्रिंट करेंसी। यहां पर प्रिंट ही जब वो कर रहा है तो ऑटोमेटिकली वो मना नहीं करेगा। पर हाँ, टर्म्स एंड कंडीशन होती है जिसपे बैंक लोन देगा या नहीं देगा, ये बात की बात है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। फिलहाल हमें बस ये समझना है, लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट मतलब जब कहीं पर भी उम्मीद छूट जाए और कहीं पर भी काम ना बन रहा हो तो आप लोग कहां चले जाएं, आरबीआई चले जाएं एज अ बैंक। और जो हमारा थर्ड पॉइंट है दैट इज कॉल्ड एज क्लियरिंग हाउस फंक्शन। बेटा एज यू ऑलरेडी नो, क्लियरिंग हाउस का मतलब क्या होता है, जब हम लोग किसी चीज को सही कर रहे होते हैं, क्लियर कर रहे होते हैं। ठीक है। तो यहां पर क्या होता है,
हिंदी में कहावत है, जब घर में चार बर्तन होते हैं तो वो खटकते ही हैं। सेम ऐसे ही अगर मैं बिजनेस की बात करूं, तो जब बिजनेस में कई लोग आपस में व्यापार करने आते हैं तो उनके बीच में भी खटपट होती है। अब कई सारे बैंक आ गए हैं, कई सारे बैंक आकर आपस में क्या कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, क्योंकि लेन देन है किसका, बैंकों में, मनी का ट्रेड हो रहा है। मनी कभी यहां से वहां जा रही है, कभी वहां से यहां जा रही है, तो एज अ रिजल्ट डिस्प्यूट तो इसके अंदर भी हो सकते हैं। तो कल को अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है दो बैंकों के बीच में, तो आरबीआई वर्क्स एज अ क्लियरिंग हाउस फंक्शन। मतलब आरबीआई यहां पर क्या करता है, आरबीआई अपने आप को बीच में मीडिएटर के बतौर इस्तेमाल करता है, और क्योंकि कस्टोडियन है वो फॉरेन रिजर्व्स का, नॉट फॉरेन रिजर्व, सॉरी, कैश रिजर्व्स का, इसलिए आरबीआई के पास सारे बैंक्स का अकाउंट होता है। तो अगर किसी भी बैंक ने कोई गलती करी होती है तो वो ऑटोमेटिकली क्या करता है, उसके अकाउंट में डेबिट, और जिसका सही होता है उसके अकाउंट में क्रेडिट एंट्री पास करके उनके बीच के डिस्प्यूट्स को सॉर्ट आउट करने का काम करता है। ठीक है, आई होप आप सभी को ये तीन बेसिक फंक्शन तो समझ में आ गए होंगे। पहला फंक्शन आप लोगों ने जो पढ़ा वो आप लोगों ने पढ़ा कि बैंकर्स टू द गवर्नमेंट दूसरा वाला है, बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर तीसरा वाला है, और फर्स्ट हमारा सोल अथॉरिटी टू प्रिंट द करेंसी। लेकिन अभी एक चौथा मेजर फंक्शन रह गया है जो आरबीआई में आप लोगों को पढ़ना है, एंड दैट फंक्शन इज, प्लीज सब लोग ध्यान रखेंगे क्योंकि ये आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। जहां पर आपने अगर ये नहीं पढ़ा तो इसमें आप लोगों को बहुत सारी जगह पर आपको इसका लॉस बियर करना पड़ेगा। आईडी में भी इसका पोर्शन है, चैप्टर नंबर 7, 8, 9 जो आगे आप इस बुक के अंदर पढ़ेंगे उसमें भी इसका कनेक्टिव पोर्शन आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो ये क्या है ऐसी चीज जिसको हम लोग बोलते हैं आरबीआई वर्क्स एज द कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई। अब आप बोलेंगे ये मनी सप्लाई क्या है? मनी सप्लाई मैंने चैप्टर मनी के अंदर पढ़ा दी है, वहां से देख लीजिएगा। ब्रीफ डाउन कर देता हूं। मार्केट के अंदर, या मार्केट ना बोलकर अगर मैं वर्ड बोलूं इकोनॉमी के अंदर, इकोनॉमी के अंदर देश में कभी कभी मनी की मात्रा क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है, और कभी मात्रा जो है वो बहुत ज्यादा कम हो जाती है, जिसके कारण लोगों की परचेजिंग पावर पर इफेक्ट पड़ता है। मनी ज्यादा होती है तो लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ जाती है, और मनी कम होती है तो लोगों की परचेजिंग पावर कम हो जाती है। अब समझना, अगर मैं परचेजिंग पावर को गिरा दूं, लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि उनके पास पैसा कम हो गया है, लेकिन हमें पता चल जाता है पैसा कम हो गया। कैसे? इकोनॉमी में एक्सपेंडिचर क्या होना शुरू हो जाता है, कम होना शुरू हो जाता है। जब इकोनॉमी में एक्सपेंडिचर कम होगा तो ऑटोमेटिकली डिमांड भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और डिमांड कम हो जाएगी बेटा तो पूरे मैसिव लेवल पे जाके प्रोडक्शन पे भी फर्क आएगा, प्रोडक्शन भी कम होना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से आपकी सप्लाई तो ज्यादा हो रही होगी और डिमांड आपकी कम रह जाएगी। इस सिचुएशन में परचेजिंग पावर गिरने पर आपका आता है डिफ्लेशन। डिफ्लेशन का मतलब क्या होता है, सारी चीजों के प्राइस एक साथ क्या होना शुरू हो जाते हैं, कम होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, अब उसके बाद जब परचेजिंग पावर की क्या हो जाती है तो एक्सपेंडिचर शुरू कर देते हैं, ज्यादा कर शुरू कर देते हैं। जब एक्सपेंडिचर आप लोग ज्यादा करते हैं तो उसकी वजह से आपकी डिमांड ज्यादा बनने लगती है, और डिमांड की वजह से आपका आ जाता है इन्फ्लेशन। और इस इन्फ्लेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, इस इन्फ्लेशन को बोलते हैं प्राइस का इंक्रीज होना। अगर एक कॉमर्स के बच्चे से एक नॉर्मल सवाल पूछा जाए कि आपके हिसाब से प्राइस बढ़ता हुआ अच्छा है या प्राइस गिरता हुआ, तो बैलेंस आंसर क्या है, ना ये ना ये। उसका रीजन क्या है, प्राइस अगर बढ़ेगा तो किसका फायदा है, प्रोड्यूसर का फायदा है, पर कंज्यूमर को क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। और अगर प्राइस कम होगा तो प्रोड्यूसर को नुकसान होगा और कंज्यूमर को बेनिफिट होना शुरू हो जाएगा। तो एज अ रिजल्ट इकोनॉमी के अंदर क्या होना चाहिए, स्टेबल एनवायरमेंट होना चाहिए। मतलब बहुत ज्यादा प्राइस फ्लक्चुएट ना करे, बहुत ज्यादा एकदम ऊपर ना जाए और बहुत ज्यादा नीचे ना आए। दैट मीन्स अ इकोनॉमी नीड्स टू कंट्रोल बोथ द सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशन एज वेल एज डिफ्लेशन। और अगर ये इकोनॉमी कंट्रोल नहीं कर पाती है तो इकोनॉमी विल स्लिप इनटू रिसेशन, बुराई आ जाएगी इकोनॉमी के ऊपर बहुत बुरी तरह से, और आपका देश में कुछ भी डेवलपमेंट देखने को नहीं मिलेगा, सब चीज गिर जाएंगी। अब गवर्नमेंट जो है वो बहुत सेंसिटिव है इस चीज को लेकर, तो गवर्नमेंट दो तरह की पॉलिसी प्ले करती है।
या दो तरह की पॉलिसीज को चलाती है जिससे वो इस सप्लाई को एडजस्ट करती है। एक हो गई फिस्कल पॉलिसी, इसके बारे में हम लोग चैप्टर नंबर 9 के अंदर बात करेंगे मैक्रो की बुक में। और यहां पर अभी जो पॉलिसी है दैट इज कॉल्ड एज मॉनिटरी पॉलिसी। अब जो पॉइंट लिखा हुआ है अगर आप लोग देखेंगे, कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई, ये क्या है बेटा? ये कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई वही है कि यहां पर आरबीआई के द्वारा, मतलब गवर्नमेंट किसको निर्देश देती है? आरबीआई को इंस्ट्रक्शन देती है कि आरबीआई आपको क्या करना है, आपको इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करना है। अब इस टॉपिक के अंदर जो आप लोग पढ़ोगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, वो क्या पढ़ोगे कि मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स आरबीआई इस्तेमाल करता है। तो मैं जस्ट आप लोगों को एक शॉर्ट में ब्रीफ डाउन कर दे रहा हूं। आरबीआई दो तरह के इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करता है, एक क्वालिटी वाले और एक क्वांटिटी वाले। दोनों में फर्क क्या है? क्वांटिटी को आप नंबर में मेजर कर सकते हो, पर क्वालिटी को आप नंबर में मेजर नहीं कर सकते। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि आरबीआई कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करता है जिससे वो मनी सप्लाई को एडजस्ट करने की कोशिश करता है इकोनॉमी के अंदर। मतलब ना तो प्राइस बहुत ज्यादा बढ़े और ना प्राइस बहुत ज्यादा कम हो। ठीक है, यहां तक अगर चारों पॉइंट में से आप लोगों को कोई चीज समझ में नहीं आ रही हो तो प्लीज कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं। और बेटा अगर आप लोगों को वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और प्लीज अपने फ्रेंड्स को भी रिकमेंड करें जिससे कि उन लोगों को भी क्लासेस रेगुलरली मिलती रहे।